महिलाओं के राजी होने के कई कारण है भाई। क्या हुआ है? 20वां डूंग जी जवाहर जी, ये दो काका भतीजा थे भाई, दोनों के अलग अलग नाम है। एक का नाम था डूंगर सिंह, एक का नाम था जवाहर सिंह, पर अपनी लोकल भाषा में डूंगर सिंह हो गए डूंग जी और जवाहर सिंह हो गए जवाहर जी। तो पहले सामंत थे, बाद में जब देखो अपने 57 की क्रांति पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि भाई जब अंग्रेजों का राज आ गया था तो सामंतों के विशेषाधिकार क्या हो गए थे? समाप्त। और सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त हुए थे, डाकू बन गए। मरने दो, अभी सामंतगिरी में क्या पड़ा है? और अमीरों को लूटते, उनका धन किसमें बांट दिया करते? अंग्रेजों को लूट लेते, राजाओं का राज भी लूट लिया करते। अपने ऐसे ही कर लेंगे अपने, लिखो। कालांतर में डाकू बन गए थे, लेटर ऑन दे बिकम डेकर्स। अभी एक क्लास में दिन एक बच्चा खड़ा होकर पूछा कि सर बाकी सब तो ठीक है, कई दिन हो गए पढ़ाते हुए, ठीक ही पढ़ा रहे हो, पहले ये बताओ ये कालांतर क्या होता है? दिल्ली लिखवाते हो कालांतर में, कालांतर में, कालांतर होता क्या है? अभी तक एक बार ही नहीं बताया आपने। तो कालांतर में मतलब बाद में। तो पहले जब मैं खुद पढ़ा करता था, हमारे इंग्लिश के सर आया करते पढ़ाने के लिए, तो आते क्लास में डेली कहते सेल वी स्टार्ट, सेल वी स्टार्ट। अब वो इतना जल्दी से और बोलते उसको सेल्फ स्टार्ट। तो सर की जब लास्ट क्लास थी, सर ने लास्ट क्लास में भाषण दिया हमें कि भाई अब अपनी क्लास खत्म होगी, जितनी इंग्लिश में पढ़ा सकता था उतनी पढ़ा दी, पर अंग्रेजी एक भाषा है, इतनी जल्दी तो सबको नहीं आएगी, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैं आपके लिए डेली यहाँ पर आधे पौने घंटे शाम को आ जाऊंगा, आपके कोई दिक्कत है तो पूछ लेना मेरे से, या सर को कह देना कभी क्लास लगाने तो सर दिलीप सर क्लास लगा देंगे, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। यूं सर ने समझाया, हम सारे यूं बैठे सुन रहे थे। तो एक हमारे में से खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर पूछा कि सर बाकी सब ठीक है, पहले ये बताओ क्लास में सेल्वी कौन है? तो आप डेली आते सेल्वी से पूछते हो कि सेल्वी स्टार्ट, और सेल्वी वापस भी नहीं बोलती कि स्टार्ट करना है कि नहीं करना, और आप स्टार्ट कर देते हो। वैसे सर कालांतर क्या है पहले तो ये बता दो। तो कालांतर में डाकू बन गए थे तथा अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। कौन कौन है बताओ देखे? लॉर्ड जी जाट, करुणा जी मीणा, बालू जी नाई और सांखू जी सर्वधर्म संभाव है ना? सब क्षेत्र जाति वर्ग के लोग लिए हुए, डाके मारने में कोई पीछे नहीं रहना चाहिए भाई साहब, सब सारे साथ में रहो। तो पूरी गैंग थी और ढंग से यूं, और यूं भले डाकू थे भाई रे। यूं पहले कहते जिसके भी डाका मारना हो तो उसको पहले समाचार भेजेगी इतनी तारीख को आएंगे, जितना भी माल मता हो घर के बाहर तैयार रखना, पुलिस को सूचना देने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। झुंझुनू में एक जगह पड़ती है रामगढ़, रामगढ़ सेठान ही नाम है, सेठों का रामगढ़ ही बोलते हैं, सेठ थे बड़े बड़े। तो एक बार रामगढ़ सेठान वाले सेठों को और इन्होंने मैसेज किया, फतेहपुर के आसपास रामगढ़ सेठान है, उनको मैसेज किया भाई रामगढ़ के कोई सेठ जी थे कि सेठ जी, डूंगर सिंह ने मैसेज किया कि सेठ जी इतनी तारीख को आऊंगा, माल मत्ता बाहर तैयार रखना, यदि पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा हो। पर सेठ जी पुलिस को सूचना दे गए। अंग्रेजों की पुलिस सादी वर्दी में खड़ी थी वहां पे, और डूंगर सिंह को जाते पकड़ लिया और पकड़ के आगरा जेल में बंद कर दिया। कौन सी जेल में बंद कर दिया? आगरा की जेल में बंद कर दिया। अब जब सरदार पकड़ा गया आपका तो गैंग समाप्त, मुखिया जो था वो तो आपका पकड़ा गया तो गैंग हो गई समाप्त। थोड़े दिन बाद में आया होली का त्योहार। होली के त्योहार पे बाकी लोग जवाहर जी, लॉर्ड जी, करुणा जी, बालू जी, सांकू जी ये बैठ के कोई पार्टी ठट्ठा कर रहे हैं अपने। डूंगर सिंह की जो वाइफ थी उनको बहुत बुरा लगा, और डूंगर सिंह की वाइफ को लगा कि देखो इनका जो मुखिया जो मेरे पति थे वो आगरा की जेल में बैठे हुए, और ये सब यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे, होली का त्योहार मना रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे, पार्टियां कर रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने बाहर आके इन सबको लताड़ दिया और कहा शर्म नहीं आती कि तुम्हारा जो मुखिया है वो वहां पे जेल में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, तुमने एक बार नहीं सोचा कि उसको कैसे छुड़वाया जाए, और तुम सारे यहाँ बैठ के पार्टियां और करते हो। यदि तुमसे ना छुड़वाया जाए तो अंदर जाके बैठ जाओ और मैं जाके छुड़वा के लेके जाऊंगी। लुगाई बेइज्जती करे तो दारू उतर ही जाती है। तो उनको बड़ा बुरा लगा, उनको लगा यार डायलॉग सुना गए भाभी जी तो अपने को। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, अब आपने कह दिया तो हम पक्का छुड़वा के लाएंगे। वापस गैंग अपनी तैयार की, यहां से गए आगरा, और आगरा की जेल के बाहर जाके बैठ गए। लोहड़ जी बने साधु। लोहड़ जी की पर्सनालिटी अच्छी थी, लंबे चौड़े थे एकदम, दाढ़ी बढ़ाली लंबी लंबी व्हाइट दाढ़ी एकदम, भगवा कपड़े धारण कर लिए और वहां पे जाके बैठ गए। अच्छा अभी तक भी अब रूल होता है कि जेल के आसपास के इलाके में कोई जाके यूं खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, पुलिस निकाल देती है कि भाई इतना एरिया, ये संवेदनशील इलाका, सेंसिटिव इलाका, यहाँ पे नहीं आ सकते आप। तो पुलिस वाले भागे, उन्होंने कहा कहां बैठे हो रहे, यहाँ से उठो, अंग्रेजों की पुलिस थी, उठो 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 उठो। तो उन्होंने कहा देखो सुनो भाई साहब, हम यहीं बैठेंगे 12 दिन यहीं रहेंगे। क्यों? तो हम बारात लेके जा रहे थे, हमारा दूल्हा मर गया, तो दूल्हे का अंतिम संस्कार तो हम पीछे करके आ गए। लेकिन हमारे हिंदुओं में रिवाज है कि जहां पर बंदा मरता है वहां 12 दिन करने पड़ते हैं, वरना वो भूत बन के सेधता है सबको, और आप सबको तंग करेगा, बाद में देख लेना। तो अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उन्होंने वहां जो इंडियन पुलिस वाले थे उनसे पूछा क्या होता है, उनका 100 सलाम महाराज होता तो है हमारे,
गरुड़ पुराण बांचे बिना आगे तो जा नहीं सकते। तो उनका कोई दिक्कत कुछ नहीं आएगी साहब, गरुड़ पुराण बांचेंगे तो बैठ गए वहां पे। और वास्तव में कोई दिक्कत नहीं, 30 लोगों की एक गैंग वहां पे सुबह शाम बैठ के भजन कर ले और शाम को गरुड़ पुराण बांच ले। लॉर्ड जी उनको संत की भूमिका के अंदर, लॉर्ड जी उनको थोड़ी बहुत बातें बताई हूं कि मोह माया के अंदर कुछ ही नहीं रखा हुआ, जो आया वो तो एक दिन जाएगा, है ना। गरुड़ पुराण में ऐसी बातें अपनी फलानी बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है और उस प्रकार की बातें सारी, वो सारी बातें सुनाए वहां पे। अब 11 दिन हो गए, 11वें दिन से तो वो इंडियन पुलिस वाले जो थे ना, वो भी डेली शाम को आके वहां पर बैठ जाते और उनको लगता है भगवान की दो बातें कानों में जा रही है, भली बात ये क्या दिक्कत है अपने। 11वें दिन रात को लॉर्ड जी ने कहा भाई कल अपना 12वां दिन है, कल यहां से अपने प्रस्थान करेंगे, अपने जैसे जो दिन निकले थे वो निकल गए। तो जो इंडियन पुलिस वाला था वो बेचारा आगे पैरों में पड़ा और उसने कहा बाबा जी 11 दिन तक आपकी संत वाणी का लाभ हमने भी लिया है, आप हमारे घर पधारो और हमारे घर पे खाना खा के जाओ। और लॉर्ड जी ने कहा कि नहीं, मोह माया से हमारा कोई लेना देना नहीं, संत किसी के घर पर ऐसे जाते नहीं है, इसलिए मैं किसी के घर पे से खाना खाने के लिए जाऊं ये अच्छी बातें नहीं है। तो उनका महाराज एक बार यदि आपके चरण हमारे घर में पड़ जाए तो हम कृतार्थ हो जाए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप फरमाओ। तो कहा बालक यदि तू कुछ करना ही चाहता है मेरे लिए तो तुम्हारी जेल में हमारा एक चेला बंद है, क्या मिलवा सकता है। तो उनका महाराज तो सिंपल सी बात, आप पहले कहते पहले मिलवा देता है। बालक मुझे लगा तुम्हारी नौकरी पर आंच आ जाएगी इसलिए मैंने नहीं कहा। तो उसने कहा ना महाराज मिलवाने में कोई दिक्कत नहीं, कल चलो। अगले दिन भाई डूंगर सिंह से लॉर्ड जी को मिलाने के लिए गए। डूंगर सिंह को उसी दिन समाचार आए थे कि काले पानी की सजा हो गई। काले पानी का मतलब कहां भेजेंगे, अंडमान निकोबार, कहां भेजेंगे। तो डूंगर सिंह बेचारा नीचे गर्दन की हथकड़ी लगाया हुआ चिंता में बैठा हुआ था, यार बेटे कल तो काला पानी टिका देंगे। और काला पानी जाने के बाद व्यक्ति के वापस आने की संभावनाएं नहीं होती, वही मरता था आदमी बाद में। तो वहां भेज देंगे अपने को। तो लॉर्ड जी गए, लॉर्ड जी ने जाके डूंगर सिंह के सिर में हाथ फेरा का, और वत्स काहे चिंता में हो। डूंगर सिंह ने ऊपर देखा और उसने कहा है तो लॉर्ड जी ये वत्स वाली भाषा बोल रहे हैं, भगवान धारण कर लिए, चक्कर क्या है। तो उनके समझ में आ गया कोई ना कोई कोतक तो इन लोगों ने किया ही है। तो उनका महाराज हालत खराब है, कल काला पानी भेज देंगे और वहां से वापस भी आदमी जिंदा तो वापस आता नहीं है, लाश भी बंगाल की खाड़ी में फेंकते हैं बाद में। और लॉर्ड जिनका बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस रात को 29 लोगों ने अचानक आगरा की जेल पर हमला किया और वहां से डूंगर सिंह को छुड़ा लिया उन लोगों ने। जितने अंग्रेज थे उनको या तो बांध दिया या मार दिया उन्होंने। कहते डूंगर सिंह को जब छुड़ाया तो डूंगर सिंह ने कहा मैं अकेला नहीं निकलूंगा, सारे कैदियों को निकालो। तो पूरी आगरा की जेल लूट लाए थे और जितने कैदी थे उन सबको निकाल गए थे वहां से। तो आगरा की जेल को लूट लाए थे अपने 2 डाकू। तो वो डाकू कौन थे, डोंगजीर जवान। वहां से बाहर जब निकले, वहां से बाहर निकलने के बाद डोंगजी ने कहा कि मेरे सीने में 2 जने यूं धधक रहे हैं एकदम। कौन, कहे तो अंग्रेज जो मेरे को पकड़ के लाए थे, एक रामगढ़ वाला सेठ जिसने मेरे को पकड़वाया था। इनका साहब कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इनका इंतजाम। आते थे नसीराबाद की छावनी लूट लाए थे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 57 की क्रांति से 10 साल पहले 1847 के अंदर इन्होंने नसीराबाद की पूरी छावनी लूटी थी। और जो नसीराबाद की वो जो रेजिमेंट थी, मैं भूल जाता हूँ कौन सी रेजिमेंट थी, उसका झंडा ले आए थे। और उसका जो झंडा था वो डूंगर सिंह अपने ऊंट की पूंछ में बांध के रखता था। भी नसीराबाद की छावनी लूट के लाए हम। और बाद में उस रामगढ़ वाले सेठ के पास गए और रामगढ़ वाले सेठ को वापस समाचार भेजा कि रामगढ़ वाले सेठ इस तारीख को वापस आएंगे और इस बार बुला पुलिस को, जो करना उन्हें वो कर लेना, इस बार हम करेंगे, हमें जो करना। तूने पिछली बार पुलिस को सूचना दी थी। सेठ के भी समझ में आ गई कि पार तो पड़ेगी नहीं, और क्या पता पुलिस को बुला भी ले, फायरिंग हो, अपने 2-4 जने काम आ जाए फालतू में। तो सेठ ने बेचारे ने इस बार पुलिस बुलाई नहीं। गए सेठ को कहा कि मालमत्ता दे। सेठ ने कहा मालमत्ता है ही नहीं, चेक करा तेरा घर। उसने कहा कर लो। अब पूरा घर छान मारा, ईंट बजा दी, सेठ के घर से चवन्नी नहीं मिले। डूंगर सिंह बाहर सेठ के पास बैठा, बाकी वाले सारे डाकू अंदर जाके वो चेक कर रहे। तो एक किसी डाकू का दिमाग काम किया, उसने कहा इस घर में महिलाएं क्यों नहीं है, घर में सारे पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं कहां पे गई। पूछा सेठ से महिलाएं कहां है। तो सेठ को अंदर बुला के लाया। सेठ ने कहा महिलाएं तो उस कमरे के अंदर है। तो तेरी महिलाओं को बाहर निकाल। उसने क्या बदतमीजी है, डाकू तो डाकू यूं सामान लूट के लेके जाते हैं, महिलाएं चुपचाप अंदर बैठी है, हमारे भी शर्म नाम की कोई चीज होती होगी। उसने कहा होती होगी, पहले तो महिलाओं को बाहर निकाल। महिलाओं को बाहर निकाला तो पता चला कि भाई पहले धन के नाम पे सोना चांदी था, और सोना चांदी सारा महिलाओं ने पहन रखा है ना। 10-10 चूड़ियां पहनी हुई यहाँ पे, एक नथ इधर से इधर, एक नथ इधर से, कड़े पहन रखे, कानों में झुमके, बालियां सारे एक साथ ही लटका रखे महिलाओं ने। तो पता चला रहे सारे गहने तो पहने बैठी है। तो महिलाओं का उतार दो, सारे गहने उतारो। बंदूकें थी सबके पास, महिलाओं ने बेचारों ने गहना उतार के रख दिया। तो डूंगर सिंह को बाहर से बुला के लाए कि डूंग जी ये भाई गहना पड़ा और ये इतना मिला सेठ के पास है। डूंग जी ने आते देखा कि डाकू खड़े हैं, साथ में सेठ खड़ा, इधर महिलाएं खड़ी है, 10-1 महिलाएं खड़ी। उनमें से 3-4 महिलाओं ने घूंघट नहीं कर रखे, बाकी सब महिलाओं ने घूंघट कर रखे।
तो डूंगर सिंह ने पूछा भाई पहले तो कि महिलाओं क्यों निकाला बाहर, अपने महिलाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तो निकालना भी नहीं चाहते थे महिलाओं को, पर सेठ ने चालाकी दिखाई, महिलाओं को गहना पहना दिया, इसलिए इनको बाहर निकालना पड़ा। उन्होंने कहा अच्छा सेठ चालाक हो रह गया, फिर तो लो भाई गहना लो इनका सब। पर डूंग जी ने वापस चेक किया भाई 3-4 महिलाओं की घूंघट नहीं है। तो डूंग जी ने वापस पूछा भाई तुम्हारा पीहर है क्या यहाँ पे? भाई जिनका लड़कियों का पीहर था वो तो घूंघट क्यों करेगी, जो बीननियां थी वो घूंघट किए खड़ी थी। तो उन 4 ने कहा कि हाँ हमारा पीहर, हम तो हमारे ससुराल से यहाँ पे आई हुई थी, हमारे तो पिताजी का घर है। तो डूंगर जी ने कहा तुम्हारा गहना वापस उठा लो। डूंगर सिंह बहन बेटियों के गहने नहीं लेता है। नैतिकता देखिए आपने, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। और कहा बाकी जो गहने हैं वो बीननियों गहने, वो तो सेठ के गहने, तो सेठ वाला सारा गहना लिया जाए। अब बीननियों को सेठ बनवा के दे, बहन बेटियों के गहने ले लिए तो इनके ससुराल वाले पूरी जिंदगी इनको सुनाएंगे कि पीर गई थी वहां वालों ने ले लिए तुम्हारे, इसलिए इनके नहीं लेने, वापस ले लो। तो मुझे लगता है कि वो जो बहन बेटी है तो कितनी राजी हुई होगी, 2 बातों में राजी होगी। एक तो उनका वापस मिल गया, एक भाभीयों का चला गया। भाई महिलाओं के राजी होने के कई कारण है भाई, है कि भाई भाभीयों के पास नहीं बचा, ये भी तो खुश होने का कारण है अपने आप में। तो अब भाई अंग्रेजों की पुलिस पीछे पड़ी, अब अंग्रेजों ने कहा जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए इनको, और इस बार पकड़ के फांसी लगा दो, डूंग जी जवाहर जी दोनों को फांसी लगा दी जाए। तो बाद में जो जनता थी अपने आसपास की, उन जनता ने अपने राजाओं पे दबाव डाला, और राजाओं पे दबाव डाला तो